राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ वीडियोस में दोस्तों हमने बात की थी बांग्लादेश के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर, भाईचारा, सत्ता का लालच, कुछ ऐसे वीडियोस पे। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं शक्ति के सिद्धांत की। शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है और कैसे इस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर भारत को इतने सालों तक गुलाम बनाया गया। शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जो शक्तिशाली है वह हमेशा इतिहास में जिंदा रहता है। शक्ति जिसके पास है वह समय को भी बदलने की ताकत रखता है या इस समय को बदलने का भी साहस रखता है। अब शक्ति किस प्रकार हो सकती है? एक होती है मानसिक शक्ति, एक होती है शारीरिक शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति, ज्ञान शक्ति। ठीक। भारत जो कि पूर्ववत में कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न, ज्ञानवान, धनवान, जनवान, हर तरह से संपन्न देश था। लेकिन क्या हुआ? धीरे 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 लोगों ने इस देश को लूटना शुरू किया। कैसे? जब भी इतिहास में विजयी लोगों का जिक्र होता है, जब भी इतिहास तो बन ही जाता है, हर एक पल जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी इतिहास हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और जो जो भी समय बीतता जा रहा है वो इतिहास होता जा रहा है। तो जब भी इतिहास में विजयी लोगों का जिक्र होता है तो उसमें हर उस व्यक्ति या समाज या देश का नाम लिया जाता है जिसने शक्ति के द्वारा विजय हासिल की या अपना शासन चलाया। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं, सिकंदर है, नेपोलियन बोनापार्ट है, चंगेज़ खान है, बाबर, हुमायूं, खिलजी, अंग्रेज। ठीक। और भी बहुत से, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन एक बात जिस पर हम सभी से मतलब जो भी हम भारत में रहने वाले सनातनी हैं, जो हमारा भारत अखंड आर्यव्रत कहलाता था, उसमें रहने वाले जो सनातनी हैं, हिंदू, उनको ध्यान देने के लिए कि आपको ये विचार करना है कि एक ऐसा देश जो सदियों अखंड आर्यव्रत के रूप में जाना जाता रहा हो और शक्ति संपन्न, धन संपन्न, जन संपन्न, विज्ञान संपन्न, कला संपन्न, हमेशा आधुनिकता की बात करने वाला, वह देश आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, तालिबान, श्रीलंका इत्यादि भागों में कैसे बट गया? ये सोचने वाली बात है। इतना बड़ा देश, इतना विशाल जनसमूह, इतनी बड़ी सीमाएं, इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद वो देश बटा कैसे? शक्ति के द्वारा, कुछ चंपट, चालाक, चापलूसों की वजह से, जिन्होंने या तो युद्ध के द्वारा या एक गृह युद्ध के द्वारा या आपस में फूट पड़वाकर इस देश का बंटवारा सुनिश्चित किया। युद्ध दो तरीके से होता है, एक रणभूमि में, एक मनोभूमि में। ठीक। जो मनोभूमि में युद्ध होता है वो कैसे लड़ा जाता है? उस युद्ध को लड़ते हैं चाटुकार, चापलूस, चालाक लोग, जो अपना हित साधने के लिए, केवल अपना निजी हित साधने के लिए किसी को भी गड्ढे में डालने से पीछे नहीं हटते। और ऐसा ही होता रहा, जिसमें से एक प्रत्यक्ष उदाहरण, मक्कारी का सबसे बड़ा उदाहरण, अगर इसको देख के भी किसी की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर आगे क्या ही कह सकते। राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र का सम्मान, पूरे राष्ट्र का सम्मान, गौरव सब दांव पे लगा दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। कैसे? पाकिस्तान को बनवाकर। अगर महात्मा गांधी ना चाहते तो पाकिस्तान नहीं बनता। जिन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, पाकिस्तान जिन्ना ने सिर्फ कहा था, लेकिन गांधी चाहते तो नहीं बनता। लेकिन ये गांधी की देन है, पाकिस्तान बना। और अहिंसा के उस परम पुजारी ने भारत के सीने पे एक ऐसा नासूर दे दिया जिसकी पीड़ा आज तक हर हिंदुस्तानी झेल रहा है। अगर पाकिस्तान ना बना होता और उसके बाद फिर ये बांग्लादेश बना, अगर ये ना बना होता, बंटवारा ना हुआ होता, तो आज पूरा जो भारत है, जैसा आप पहले मानचित्र में देख चुके हैं और आगे आपको दिखाएंगे कि पहले भारत क्या था और आज का भारत क्या है। ठीक है। इन लोगों की वजह से सिर्फ बंटवारे, ये तो एक बंटवारा मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक हम लोगों की नज़रों के सामने है, जिसका कालखंड में हम लोगों के सामने जिक्र आता रहा। बंटवारे में क्या हाल हुआ, कैसे लोगों का नरसंहार हुआ, कैसे लोगों के घर बार छीने गए, कैसे उनकी माँ बहन बेटियों के साथ वहशीपन हुआ, ये सबके सामने। इसमें कोई छुपाने वाली या
किसी को अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सभी ने देखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सबकी अगर आंखें बंद हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। वही कश्मीर में हुआ, उसका एक तरीके से पुनरावृत्ति। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं ये तो फिर कभी बात करेंगे कि गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया, जो राष्ट्रपिता बन गए, लेकिन कैसे बन गए, क्या बन गए, ये तो वही जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शक्ति के सिद्धांत की, जिसकी भूमिका बनाने के लिए आप सभी को मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। क्या मुग़ल कभी कोई सेना लेकर आए थे, या जब अंग्रेज़ आए थे तो कोई सेना लेकर आए थे? नहीं आए थे। मुग़लों के पास सेना आएगी कहाँ से? मुग़ल जो एक तरीके से कबीले वाले कल्चर में, कबीला कल्चर में रहते थे, 1000-2000 का कबीला होता था, उसमें ये लोग रहते थे। खाने के लिए जानवरों पर निर्भर थे, या कह लीजिए खुद ही जानवर थे, जानवरों पर निर्भर थे। कच्चा मांस खाते थे, भूंज के मांस खाते थे। मसाले क्या होते हैं, खाना बनता कैसे है, भोजन पकता कैसे, भोजन किया कैसे जाता है, कपड़े पहनने का सलीका नहीं। ये जितनी भी आज आप औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, खिलजी, जितने भी कैरेक्टर हैं जो बाप हैं इन सब के, ये जो लिबास आप देख रहे हैं, ये लिबास आके इन लोगों ने भारत में आके धारण किया है। उससे पहले तो इन्हें पता ही नहीं था कपड़ा पहना कैसे जाता है, रहा कैसे जाता है। और ये भारत कब्जा करने की दृष्टि से नहीं आए थे, ये आए थे खाने की तलाश में, क्योंकि ये खाना बदोशों की ज़िंदगी जीते थे। घूमते 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 घूमते, पहले पूर्व समय में, जब प्राचीन काल की बात है, तब इतने साधन नहीं हुआ करते तो आदमी खाना बदोशों की तरह जीवन जिया करता था। उस समय होता क्या था, आदमी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही टहलता रहता था। ये लोग वैसे ही टहलते टहलते खाने की तलाश में जब भारत पहुँचे, और यहाँ आके इन्हें पता लगा कि अरे ऐसा भी कुछ है, इतनी संपन्नता, इतना वैभव, इतना बड़ा साम्राज्य। क्यों? ये तो कबीले के कल्चर में रहे हुए, 1000-2000 का कबीला होता था, उसी में एक सरदार होता था। बाबर भी एक ऐसे ही सरदार था किसी एक कबीले का। रेगिस्तान में रहते थे, ऊँटों पे को मार के खाते थे, जानवर जो मिल गया उसे मार के खा लिया। तो वैसी ही इनकी मानसिकता थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ़ायदा उठाया। जब उस समय भारत में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों में हर जगह का एक नियम है, लालची, चाटुकार, चापलूस और अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए अपने ही परिवार को गड्ढे में डालने वाले लोग आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब इन्होंने कुछ लोगों को बहला फुसला कर अपनी तरफ किया, उनसे उनकी लोगों की कमजोरियां जानी, और इन्होंने छोटी छोटी रियासतों पे हमला करना शुरू कर दिया और उन रियासतों को जीतते चले गए। ऐसे छोटी छोटी रियासतें जीतते 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 ये लोग यहाँ आके जिले इलाही बन गए, उन पे कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर महल बनवाए, तो जैसे लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा का किला और न जाने कितने किले जो इन्होंने बनवाए, तो जिसको कहा जाता है मुगलिया सल्तनत की निशानी। तो जिनके पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, ज़मीन ये कहाँ से लाए थे, आर्किटेक्चर इन्हें पता नहीं क्या होता है, तो मुगलिया सल्तनत कहाँ से आई। ठीक, तो हमारे कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि इन्होंने चोरी, मक्कारी, गद्दारी से इस देश पर कब्जा किया। और शक्ति की बात यह है कि इनके पास ना तो शक्ति ही थी, हमारे ही लोगों ने इनका साथ देकर इनको शक्तिशाली बनाया। किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में मुग़ल बाद में थे, पहले हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी के ख़िलाफ़ लड़ता था, भारत का निवासी ही भारत के ख़िलाफ़ लड़ता था, तब जाके इन लोगों के पास सेना में ताकत आती थी। और उसको धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया, फिर इन्होंने एक चलाया कन्वर्जन, कि या तो इस्लाम कबूल करो या मर जाओ। और उस कन्वर्जन के चलते इनकी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि ये कई रियासतों पे कब्जा कर चुके थे। तो जिन रियासतों पे ये कब्जा कर लेते थे, उन रियासतों को मुग़ल सल्तनत घोषित कर देते थे। जो भी बाबर ने किया, बाबर ने मुग़ल सल्तनत बनाई, फिर औरंगजेब, फिर अकबर, फिर हुमायूं, ये सब जैसे जैसे कब्जा करते गए, वैसे वैसे मुग़ल सल्तनत को बढ़ाते गए।
उसके बाद आए कौन? फिर आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज़ों ने किया क्या? अंग्रेज़ क्या सेना लेके आए थे? नहीं, अंग्रेज़ भी सेना लेके नहीं आए थे। अंग्रेज़ भी ऐसे ही व्यापार के नाम से भारत में आए थे कि उनको व्यापार करना है, और व्यापार के नाम पर उन्होंने भी धीरे धीरे, तब उन्हें पता था मुग़ल मुसलमान लालची होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने भी बंगाल में जब पहली बार कदम रखा तो मुसलमानों के सहारे इन्होंने कदम रखा, और उसके बाद इन्होंने भी वही सिद्धांत अपनाया कि फूट डालो और राज करो का सिद्धांत इन्होंने ही डाला। इन्होंने भी जो रियासतें थीं उनमें जो चालाक चतुर और लालची लोग थे उनको मिलाकर उन्हीं रियासतों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसा कि आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी गांव में आप जाएंगे, वहाँ कोई बाहर का आदमी आया और उसने गांव के किसी व्यक्ति को के साथ अभद्र व्यवहार किया। यदि वो व्यक्ति उसी समय उसका प्रतिकार कर देता है तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा उस व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करे। लेकिन उसी क्षण एक और व्यक्ति आ जाता है जो कि उस बाहर वाले व्यक्ति की साइड ले लेता है। किस नाते? कि अरे ये तो मेहमान है हमारे, और हमारे यहाँ मेहमान का मतलब है अतिथि देवो भव, और आप मेहमान से बदतमीजी कर रहे हैं। उसी क्षण उस व्यक्ति का कद पद बढ़ जाता है और वो व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई अपना ही उसके पक्ष में खड़ा है। और यही होता चला आया है। जब जब भारत में लोगों को या यहाँ के जो जनता है उस पर अत्याचार हुआ, तो उस अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई अपना ही शामिल हुआ है। ये इतिहास गवाह है कि अपनों ने ही अपनों का गला काटा है, दूसरों ने तो बाद में काटा है, पहले तो अपनों ने ही अपनों का गला काटा है। और इसीलिए क्या अंग्रेज हुए, क्या मुग़ल हुए, ये सब यहाँ आके सफल होते चले गए, और हम आपस में एक दूसरे का गला काटते रहे। सभी आए यहाँ अपने हिसाब से चीज़ों को बदला, अपने हिसाब से अपने नियम बनाए, अपने हिसाब से कानून बनाए। और वो नियम कानून जब मुग़ल आए तो उन्होंने बनाए, अंग्रेज आए उन्होंने बनाए, और कुछ कानून अंग्रेज़ों के बनाए तो आज भी चल रहे हैं। जैसे शिक्षा अंग्रेज़ों की दी हुई, जो हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेज़ों की दी हुई तो शिक्षा है। हम कहाँ पढ़ते हैं महाराणा प्रताप, कहाँ पढ़ते हैं राणा सांगा, कहाँ पढ़ते हैं शिवाजी, कहाँ पढ़ते हैं और जो हमारे पुराने योद्धा हुए हैं, वीर योद्धा, महान योद्धा, हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया। हमें तो सिर्फ बताया गया अकबर द ग्रेट, बाबर महान था, अकबर महान था, सब महान थे, लेकिन हिंदुस्तान में कोई महान पैदा ही नहीं हुआ। वही हमारे क्रांतिकारियों के साथ हुआ। ना हमें किसी क्रांतिकारी के बारे में जान। हकीकत राय, किसी ने नाम सुना है कि हकीकत राय का? नहीं सुना है। क्यों? बताया ही नहीं गया, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो सिर्फ पढ़ाया गया क्या? अकबर, बाबर, हुमायूं, खिलजी, ये सब पढ़ाए गए, ये सब महान थे, ये सब हमें पढ़ाया गया। लेकिन जो हमें पढ़ाना चाहिए था वो हमें नहीं पढ़ाया गया। अब जो लोग यहाँ के जिले इलाही बने, जलवाए जलाल, मतलब जिनका रुतबा जलवाए जलाल, जलाल का मतलब है एम्परर, एक तरीके सा बड़ा आदमी, तो उसका जलवा यानी जलवाए जलाल, यानी उनका जलवा हुआ करता था। लोगों को मारना, उनके स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, मैं वैसा शब्द बोल नहीं सकता इसलिए दुर्व्यवहार ही बोल रहा हूँ, उनके साथ वहशीपन करना, क्या अंग्रेज हुए क्या मुग़ल हुए, ये इन लोगों की दिनचर्या थी। जो मज़दूर श्रेणी का, जो दलित आज कहे जाते हैं ना, दलित, दलित के नाम पे जो एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही, खेल चल रहा है, तो उस समय मुग़ल और अंग्रेज़ों के टाइम में दलित कौन हुआ करते थे? उनके लिए दलित का सीधा सीधा मतलब था आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति। ना तो वो किसी जाति का होता था, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति दलित हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो वो परिभाषा छोड़ के गए वो अलग है। वो परिभाषा वो अपने अनुसार छोड़ के गए।
लेकिन उनके लिए क्या था, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गुलाम है, ठीक, जो गुलाम है वो एक तरीके से उनके इस्तेमाल की वस्तु है। मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चाहे मुग़ल थे चाहे अंग्रेज़ थे। जो दलित, गरीब यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ करता था, वो केवल और केवल उनके इस्तेमाल की वस्तु हुआ करता था, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत, केवल उनके इस्तेमाल की वस्तुएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आज का जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, इसमें भी इतनी बड़ी चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके पीछे कारण ये है, जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, आज भी वही मुग़ल, वही अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चलने के लिए कई पार्टियां आतुर हैं। उन्होंने भी यही सिद्धांत बना रखा है, फूट डालो और राज करो। हिंदुओं को जाति बढ़ाओ, पाति बढ़ाओ, इन्हें जात पात में बांटो, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, लेकिन वही शक्ति का सिद्धांत अपनाओ जो मुग़लों और अंग्रेज़ों ने अपनाया, कि लालची लोगों को पकड़ो समाज के, उनको अपनी बातों में फंसाओ और उनसे अपना काम निकलवाओ, अपनी स्वार्थ सिद्धि कराओ, अपना कहना चाहिए जिसको, अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन अब ये विचार हम लोगों को करना है कि हम लोगों को फिर मुग़ल और अंग्रेज़ों के तरह ही आगे गुलामी करनी है ऐसी राजनीतिक पार्टियों की, या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करनी है। ये निर्णय आपका है, इस निर्णय को आप ही लेंगे, ना मैं ले सकता हूँ ना और कोई। ये निर्णय आपको लेना है और बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये आप बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तालिबान, श्रीलंका और इन सभी जगह देख ही रहे क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो आपकी आंखों के सामने है, उसमें कुछ बताने की, छुपाने की, कहने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि सर है आपका, ये मैं कहावत और आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वंदे